हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ में हम लोग मल्टीप्लिकेशंस डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने, हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने सीखा था कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे हो सकता था, और उसके साथ साथ में हमने देखा था कि एडिशन जो होता है मैट्रिक्स की उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती थी, उस पर बात करी थी। आज हम एक नई चीज़ बात कर रहे हैं जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स में जो मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। जैसे हमारे पास में ए इजिकल्स टू, यहाँ पे ए आई जे एक मैट्रिक्स है, कैसे एम इंटू एन ऑर्डर की, एम इंटू पी ऑर्डर की, और बी जो है वो मैट्रिक्स है बी आई जे किस ऑर्डर की है, पी इंटू एन ऑर्डर की। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ए बी पॉसिबल हो सकता है, और जो ऑर्डर आएगा ए बी का वो क्या आएगा, एम इंटू एन आएगा। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था। आज हम बात कर रहे हैं इसके गुणधर्म की। तो पहले नियम की बात कर हम लेते हैं। क्रमनियमितता हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है कम्यूटेटिविटी लॉ कि दो मैट्रिक्सेस के लिए अगर ए बी हैं तो बराबर बी ए हो तो ये क्रमनियमितता को फॉलो करता है, और नहीं हो तो नहीं करता है। तो इसके लिए यहाँ पे तीन कंडीशन फॉलो होती है, तीन कंडीशन रहती है इसके लिए, होता है या नहीं होता है, होता है तो क्यों होता है, नहीं होता तो। पहली कंडीशन अगर मान के चलें कि ए इजिकल्स टू मैट्रिक्स आई जे इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, एम इंटू एन है, और बी इजिकल्स टू क्या है, यहाँ पर मेरे पास में ए आई जे और ये भी एम इंटू एन है, वो भी स्क्वायर ऑर्डर की। तो फिर क्या होगा, अगर ये दोनों मैट्रिक्सेस है तो यहाँ पे ए बी पॉसिबल हो सकता है, और साथ ही साथ में बी ए भी पॉसिबल हो सकता है। क्या होगा, बी ए भी पॉसिबल हो सकता है अगर, लेकिन कभी ये ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों बराबर ही हो। ए बी और बी ए तो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों बराबर हो। ये अगर एम इंटू एन ऑर्डर की, एम इंटू एन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्सेस है, तब हम कह सकते हैं कि एम इंटू एन और ये ए बी और बी ए पॉसिबल तो हो सकता है, लेकिन ये क्या है, ज़रूरी नहीं है कि दोनों बराबर ही हो। जैसे मान के चले कि, या इसको ऐसे मान ले कि m इंटू एम ऑर्डर की हो, ये भी m इंटू एम ऑर्डर की हो, स्क्वायर मैट्रिक्स ही तो मान रहे हैं हम लोग तब। तो ये 1 0 फिर 1 और 0, और दूसरी आपके पास में क्या है 1 0 0 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, चाहे इधर से लेके करो चाहे इधर से लेके करो। तो पहला मल्टीप्लिकेशन 1 से 1, और कितना हो जाएगा 1 इससे, और 0 प्लस 0, प्लस दूसरा मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 0 प्लस 0, तीसरे में क्या आ जाएगा यहाँ से 1 इंटू 1 प्लस 0, और ये क्या आ जाएगा 0 प्लस 0। तो कितनी आ गई अपने पास में, ये आ गई 1 0 0 1 0 0 0 1, ये आ गई। अब चाहे मैं उधर से मल्टीप्लिकेशन करूँ ना 1 0 0 0, और किसके साथ में होगी ये 1 0 1 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ, ये तो ए बी है और ये क्या है बी ए है, इसकी वैल्यू a इक्वल्स टू और ये b इक्वल्स टू गिवन है, तब कितना हो जाएगा बी ए की वैल्यू यहाँ से 1 इंटू 1 1 प्लस 0, और ये क्या हो जाएगा यहाँ से 0 प्लस 0, फिर ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 और 0 प्लस 0, ओ ये सॉरी ये 0 हो जाएगी ये लाइन, तो ये 0 और प्लस क्या हो जाएगी यहाँ से 0 प्लस ये भी 0, ये कितना हो गया अपने पास में 1 0 0 0 और ये 1। लेकिन यहाँ पे दोनों क्या हुए भाई, बराबर ही नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, ए बी और बी ए फाइंड आउट तो कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये बराबर हो, है ना। तो पहला केस तो ये हो गया भाई, दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि ये 1 0 0 0 है और ये क्या है 1 1 0 0 है। तो ये दोनों फाइंड आउट तो किए जा सकते हैं, लेकिन ये बराबर हो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। कभी भी का मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस होगा कि a इजिकल्स टू ए आई जे, तब m इंटू पी मान लीजिए, और दूसरा b इजिकल्स टू ए बी आई जे, और तब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, p इंटू एन लिखा हुआ है। तब आप लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ए बी इजिकल्स टू तो फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बी ए इक्वल्स टू हम लोग फाइंड आउट हो ही हमारे पास में, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं।
तो बी इज नॉट पॉसिबल, ये नो ही पॉसिबल होगा। तो जब ये पॉसिबल ही नहीं है तो फिर एक रो ए बी इजिकल्स टू बी होने का चांस ही नहीं है। तो ये बात तो वैसे ही हो गई डिस्क्लोज, ये तो हो गई ख़त्म। अब बात करते हैं तीसरी बात पे। तीसरी बात क्या थी अपने पास में? तीसरी बात मेरे पास में है m इंटू एन हो और n इंटू एम हो, यानी कि a जो वेक्टर है वो क्या है, ए आई जे इजिकल्स टू एम इंटू एन है, और बी आई जे इजिकल्स टू क्या है, बी इक्वल्स टू बी आई जे इजिकल्स टू एम एन इंटू एम है। ये तो m इंटू एन है और ये m इंटू एन। तब इन दोनों में क्या हो सकता है कि ए बी और बी ए दोनों फाइंड आउट तो किया जा सकता है, ए बी और बी ए फाइंड आउट तो किया जा सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये बराबर हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये बराबर हो। इन तीनों से देख के हमें क्या मतलब निकलता है, हमें पता चलता है कि ए बी और बी ए अगर पॉसिबल है, ए बी और बी ए अगर पॉसिबल है तो ये ज़रूरी नहीं है, ये कभी कह नहीं सकते हम लोग कि वो दोनों बराबर हो सकते हैं। ए बी और बी ए अगर होने लायक पॉसिबल है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों इक्वल हो, और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो कभी इक्वल नहीं हो। यानी हो सकता है कभी कभी वो इक्वल हो और कभी कभी वो इक्वल नहीं हो। ये डिपेंड करेगा मैट्रिक्स के ऑर्डर पे और मैट्रिक्स के एलिमेंट्स पे। ये क्या हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। लेकिन कभी ये नहीं कह सकते कि कभी नहीं होगा, और हमेशा ये भी नहीं कह सकता कि हमेशा होगा। तो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो ये बंटन जो आप लोगों के क्रम विनियता का नियम है उसको फॉलो करता भी है और कभी कभी नहीं भी करता है। अब आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में ए बी का मल्टीप्लिकेशन सी से करें इक्वल्स टू होगा ए का मल्टीप्लिकेशन बी सी से करें, लेकिन शर्त क्या रहेगी इसकी, ये तीनों इक्वल होंगे, लेकिन होना क्या चाहिए, ए बी व बी सी संभव हो। ए बी और बी सी पॉसिबल हो तब, यानी ए बी और बी सी होने लायक हो तब ए बी इंटू सी कर लें, चाहे बी सी इंटू ए कर लें, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। इस केस में साचर्यता का नियम को फॉलो करेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को मैट्रिक्स फॉलो करती है। अगला नियम है तत्समकता का नियम। तत्समकता का नियम है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एक ए से मल्टीप्लाई करे और चाहे से एक ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करे, आएगी वो की वही मैट्रिक्स, इसको कहते हैं आइडेंटिटी। तत्समकता जो इकाई मैट्रिक्स होती है ना, ए के ऑर्डर की ही इकाई मैट्रिक्स को ही उसकी क्या कहते हैं, तत्समक मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्समक मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर गुणन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए तत्समक मैट्रिक्स जो होती है वो क्या होती है, इकाई मैट्रिक्स होती है उसी ऑर्डर की, ठीक है। उसके बाद में बंटनता डिस्ट्रीब्यूटिव लो क्या है, चाहे से a प्लस बी कर लीजिए और फिर c से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, चाहे ए बी और प्लस क्या आ जाए बी सी हो सकता है, या फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, a को मल्टीप्लाई कर दीजिए b प्लस सी करेंगे तो भी क्या आएगा अपने पास में ए बी और प्लस बी सी आएगा। ये नियम है। चाहे दो मैट्रिक्स को जोड़ के फिर तीसरी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर तीसरी को अलग अलग जोड़ के हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है भाई। सॉरी, ये ए बी और ए सी होगा, ठीक है। तो ये चार नियम थे जो मल्टीप्लिकेशन में काम में लिए जाते हैं। पांचवा जो नियम है वो स्केलर, पांचवा जो इम्पोर्टेंट बात है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में स्केलर जो क्वांटिटीज होती है उनका क्या रोल होता है वो बता रखा है भाई मैट्रिक्स में। ये जो मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ ये बड़े काम की चीज़ है। जब आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत रहेगी। अदिश जो अव्यय अदिश गुणनधर्म, अव्यय के अदिश गुणन के गुणधर्म हम लोगों को बता रखे हैं। गुणधर्म प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इतनी बार तो मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे थे, अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज में पहला जो नियम है, चाहे हम लोग क्या करें, एक मैट्रिक्स है अपने पास में और उसमें एक स्केलर प्रॉपर्टीज है, एक के है और दूसरी एल है, इन दोनों को जोड़ के फिर ए से मल्टीप्लाई कर लो, चाहे इसे दोनों अलग अलग मैट्रिक्स है, इसको अलग अलग दोनों नंबरों से अलग अलग मल्टीप्लाई करके और फिर जोड़ दो, दोनों क्या आएगी, बराबर ही आएगी, ठीक है। पहला नियम तो
दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है कि दो मैट्रिक्स है ए और प्लस बी, इन दोनों को जोड़ के फिर एक प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा भाई, चाहे हम लोग चाहो तो क्या कर सकते हैं, इनको अलग अलग पहले मल्टीप्लाई कर लो और फिर ऐड कर लो, दोनों में क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही केसेस में आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, पहले मैट्रिक्स को ऐड करें और फिर कोई कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई कर दें, और चाहें तो क्या करें, पहले कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें और फिर ऐड कर दें। उन दोनों में से जो आंसर आएगा दोनों का सेम आंसर आएगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक और तीसरा जो रूल है वो है, एक के कोई कांस्टेंट है और एक कोई एल कोई कांस्टेंट है, इन दोनों को पहले एल से मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स को और फिर बाद में के से मल्टीप्लाई करें। चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं और चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एल से बाद में मल्टीप्लाई करें, पहले के से मल्टीप्लाई कर दीजिए उस मैट्रिक्स को। इस दोनों का भी आंसर क्या आएगा भाई, सेम टू सेम ही आएगा। इन दोनों का आंसर भी क्या आएगा, सेम आएगा, उसमें भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और जो चौथा नियम है वो क्या है, एक मैट्रिक्स है उसको अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस से वही मैट्रिक्स मिलती है। और अगर पांचवा जो रूल है वो है कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, या माइनस के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर क्या आता है, अपने पास में माइनस मैट्रिक्स आ जाती है, माइनस ऑफ उस मैट्रिक्स का माइनस में आ जाता है। तो ये जो थी प्रॉपर्टीज, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज थी मैट्रिक्स के लिए, कि हम लोग मैट्रिक्स में अगर स्केलर क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमारे पास में होती है और क्या क्या इफेक्ट उनसे पड़ते हैं उस स्केलर मल्टीप्लिकेशन से। अगला जो नियम है गुणन प्रतिलोम अव्यय, यानी कि इनवर्स मैट्रिक्स हम लोग कैसे निकालते हैं, उसका मल्टीप्लिकेशन की प्रतिलोम मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, प्रतिलोम मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, गुणन प्रतिलोम। एक मैट्रिक्स है ए और दूसरी मैट्रिक्स है बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है और साथ ही साथ में बी मैट्रिक्स है ए और उसको मल्टीप्लाई करें ए से, तो अगर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आइडेंटिटी मैट्रिक्सेस आ जाती है, यानी दो मैट्रिक्स को कैसे भी मल्टीप्लाई करें, चाहे से a इंटू बी कर ले और चाहे से b इंटू ए कर ले, अगर दोनों के मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आता है वो अगर यूनिट मैट्रिक्स आता है तो a और b परस्पर गुणन प्रतिलोम होंगे, यानी इनवर्स जो होंगे मल्टीप्लिकेशन की इनवर्स मैट्रिक्स होगी। कब, जब a और b इक्वल्स टू हो i के और b और a दोनों इक्वल्स टू हो i के, तो ऐसी जब मैट्रिक्सेस होती है तो इनको परस्पर गुणन प्रतिलोम मैट्रिक्स कहते हैं। इन दोनों मैट्रिक्सेस को क्या कहते हैं, गुणन प्रतिलोम मैट्रिक्स कहते हैं, जब ए बी इक्वल्स टू आई हो और आई इक्वल्स टू ए बी हो तब। चलिए नेक्स्ट जो रहेगा इसमें वो है आप लोगों के शून्य के भाजक। शून्य के भाजक क्या होते हैं भाई, कि अगर कोई मैट्रिक्सेज हैं और उन मैट्रिक्स को गुणा करने पर क्या आता है, दो मैट्रिक्सेस को गुणा करने पर अगर इसका आंसर कितना आ जाता है, ज़ीरो मैट्रिक्स आ जाती है, मान के चले ऐसे आ जाती है ज़ीरो मैट्रिक्स। ए बी को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, ज़ीरो मैट्रिक्स। इसको जीरो मैट्रिक्स ओ से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ओ मैट्रिक्स आती है तो फिर हम कहते हैं कि ए और बी जो है वो मैट्रिक्स है, जो ए और मैट्रिक्स बी है वो शून्य के क्या है, भाजक है, यानी शून्य को विभाजित कर सकते हैं। जब ए बी इक्वल्स टू क्या आ जाए, 0 0, यानी ए बी का मल्टीप्लिकेशन करें और वो कैसा आ जाता है, अगर एक जीरो मैट्रिक्स आ जाती है, शून्य मैट्रिक्स आ जाती है, तो उससे हम कह सकते हैं कि वो क्या है, शून्य के भाजक है। ठीक है। वर्ग अव्यय में धन पूर्णांक की पूर्णांक घात, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स पावर्स फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग अव्यय आप लोगों की और उसकी घन पूर्णांक। ये तो सिंपल सी बात है कि भाई एक मैट्रिक्स को हम लोग क्या करें, दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स का स्क्वायर आता है। ठीक है, इसको तो कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मतलब किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करना। अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स को एक और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको क्या कहते हैं, तब ये आएगी घन पूर्णांक, यानी मैट्रिक्स का क्यूब।
एक मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने से मैट्रिक्स का स्क्वायर आता है, और उसके बाद में इसको एक और बार उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, मैट्रिक्स का घन पूर्णांक आता है, यानी उसका क्यूब आता है। ये सिंपल सी छोटी छोटी बातें थी मैट्रिक्स के केस में और मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज में। बेसिक जो था मैट्रिक्स का इन लेक्चर्स में आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग मैट्रिक्स की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में और नेक्स्ट क्लासेज में। ठीक है गाइस, थैंक यू।